नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी। मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए, आपके काम की, आपकी जानकारी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है एसडीएमसी, जो कि विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति जो होती है, स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सबको इसके बारे में जानना चाहिए। एक सवाल है, इससे निकल कर आता है। तो छोटा सा वीडियो रहने वाला है, ध्यान कोशिश करेंगे कि सिंपल भाषा में, सरल भाषा में इसको हम समझें। तो इस गुलाबी ठंड में इस एक गर्मा गर्म टॉपिक जो एसडीएमसी का है उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एसडीएमसी के बारे में। पीछे जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा उसको डिटेल से, बड़े ध्यान से और बड़े आनंद से उसको समझने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि एक बार में वीडियो देखने में ही आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। तो चलो आज बात करेंगे एसडीएमसी की क्या क्या बातें हैं। यहाँ पहला जो दिख रहा है आपको वो एसडीएमसी की एक स्कूल में बैठक चल रही है, जिसमें एक तरफ टीचर्स बैठे हैं और एक तरफ एसडीएमसी के सदस्य बैठे हैं। देखो, एसडीएमसी के नाम से इसका पता चलता है कि जो एसडीएमसी होती है, दो स्कूलों में जो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूलें होती है उसमें दो प्रकार की कमेटियां काम करती है। एक एसएमसी है जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट था उसके बारे में। और एक है एसडीएमसी। अब देखो, दोनों में मोटे तौर से फर्क क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक के जहां विद्यालय संचालित होते हैं, जहां क्लासें लगती है, वो क्लासें आती है आरटीई के दायरे में, तो उसके लिए एसएमसी का निर्माण है। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो क्लासें हैं उनके लिए एसडीएमसी उसको संभालती है। तो एसडीएमसी क्या है? देखो, एसडीएमसी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है उनमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षा की सुधार के लिए एवं विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए जो समिति होती है, विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए और भवन और उनकी सुविधा, विद्यालय की जितनी सुविधाएं होती है उनमें सुधार के लिए जो समिति बनी हुई होती है वो होती है एसडीएमसी। तो विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति ये सारे के सारे काम करती है। फुल फॉर्म आप देख लो, विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति। इसके साथ ही एसडीएमसी के कार्यों की हम मैं बात करूं तो एसडीएमसी का कार्य मैं कहूं कि 9 से 12 की जो क्लासें हैं उनमें शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए और विद्यालय के भवन में सुविधाएं बढ़ाने के लिए के अलावा यदि स्कूल में एक पैसा भी खर्च करना है तो सारा का सारा एसडीएमसी की परमिशन से होता है। अब विद्यालय में पैसे आते कहां से, तो उसकी मैं बात कर लो। चाहे रमशा के द्वारा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है उसके द्वारा विद्यालयों को ग्रांट मिलता है, और साथ में ही जो 9 से 12 के बच्चे होते हैं उनसे शुल्क लिया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की जो आमदनी विद्यालय को होती है या कोई डोनेशन जो मिलता है, तो उस डोनेशन को किस प्रकार खर्च करना है, कौन कौन सी चीजें खर्च करनी है और कौन सी प्राथमिकता रहेगी, उसका निर्धारण भी एसडीएमसी करती है। कार्यों को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि आखिर एसडीएमसी जो है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं। तो उसकी बात करें तो विद्यालय विकास और प्रबंधन जो समिति होती है उसकी देखो कार्यकारिणी समिति की बात कर रहा हूं। दो समितियां होती है, एक साधारण सभा होती है और एक कार्यकारिणी होती है। साधारण सभा का ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका काम कोई है नहीं। केवल साधारण सभा का इतना सा काम होता है कि जब सत्र के शुरुआत में साधारण सभा की एक बैठक होती है और इसी में कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाता है। तो साधारण सभा नहीं है, वास्तव में काम करती है कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी की हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो एसडीएमसी की जो कार्यकारिणी समिति है वो क्या है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एसडीएमसी का जो गठन होता है उसमें सदस्य कौन कौन से होंगे। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ध्यान से समझना, इसके सदस्य कितने होते हैं, एक एक के सदस्य की चर्चा हम करेंगे। पहला जो सदस्य होता है एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का वो होता है, यदि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो प्रधानाचार्य, या जो सेकेंडरी स्कूल है उसके प्रधानाध्यापक जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, किसके, कार्यकारिणी समिति के। तो यूं मान लो, जब भी एसडीएमसी की बात आती है कार्यकारिणी की बात आएगी, मोटे तौर से साधारण सभा की बात कम आएगी कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी का एक अध्यक्ष होता है और वो उस विद्यालय का प्रिंसिपल या हेडमास्टर होता है, पहली बात। दूसरा जो सदस्य होगा, अभिभावकों में से एससी एसटी समुदाय के 2 प्रतिनिधि। ये नियम बना हुआ है कि जो एसडीएमसी होगी, कार्यकारिणी समिति, उसके 2 सदस्य कौन से होंगे, एससी या एसटी समुदाय के।
ठीक है, एसटी नहीं है उस गांव में तो दोनों एससी के होंगे, या एससी एसटी दोनों को मिलाकर 2 सदस्य लिए जाएंगे। इसके अलावा 2 सदस्य हैं वो होंगी महिला सदस्य। देखो एक एक गिनते जाना, एक अध्यक्ष हो गया, 2 ये हो गए एससी एसटी के, और 2 महिलाएं हो गई। तो कितने, 5 सदस्यों की बात हमने कर ली। अब अगले जो सदस्य है अभिभावकों में से 2 जो और सदस्य होंगे वो अभिभावकों में से लिए जाएंगे। ये भी देखो अभिभावकों में से है महिला, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, ये भी अभिभावकों में से है। मतलब अभिभावकों में से देखा जाए तो 2 एससी एसटी के, 2 महिला और 2 अन्य अभिभावक। तो अभिभावकों में से 6 की बात हो गई, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है। औरत भी हो सकती है, सामान्य कैटेगरी का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है। तो अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि हो गए 2। बात करें तो अब ये 6 तो हो गए अभिभावक, अभी तक एक अध्यक्ष प्रिंसिपल या हेडमास्टर और 6 अभिभावक। अब सब कुछ टीचर भी, मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी तो उसमें टीचर भी बैठे थे सामने। तो टीचर में एक तो उस स्टाफ में से प्रिंसिपल आ गया, एक जो होता है वो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक होता है, वो एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य होता है। एक होता है विज्ञान का अध्यापक होता है, वो भी उसका सदस्य होता है, और एक है गणित का। 3 जो टीचर है, बात करो सामाजिक विज्ञान और गणित के जो टीचर है उनको एसडीएमसी का सदस्य बनाया जाता है। तो 3 टीचर हो गए, एक प्रिंसिपल हो गया, 4। अब बात करें पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि 2। देखो यहां ध्यान से समझना कि यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है तो वहां 2 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। जैसे आपके स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो एक पंच मान लो जिस वार्ड में वो विद्यालय है, और एक उस गांव का सरपंच हो गया। तो ये 2 क्या होंगे उसके एसडीएमसी की कार्यकारिणी के सदस्य। यदि मान लो शहर में कोई विद्यालय है तो जो नगरपालिका क्षेत्र है तो नगरपालिका का पार्षद और चेयरमैन इसके सदस्य होंगे। तो 2 प्रतिनिधि से पंचायत, ग्राम पंचायत की बात करूं या शहरी निकाय की, तो वहां जनप्रतिनिधि होंगे निकाय के। स्थानीय निकाय जो होगा उसका जनप्रतिनिधि वहां होगा। और मैं बात करूं तो देखो वापस एक बार देख लेना, 8 प्रकार के सदस्यों की बात कर ली। 8 में 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 और 2 12 सदस्यों की हमने बात कर ली कि 12 सदस्य कौन कौन से हो। मौखिक आपको याद हो जाएगा, 3 टीचर होंगे, एक प्रिंसिपल हो गया, 2 एससी एसटी के हो गए, 2 महिला होगी, 2 सामान्य अभिभावक हो गए और 2 पंच और सरपंच हो गए। तो इस प्रकार 12 सदस्यों का जिक्र हमने किया। अब देखो कुछ सदस्य और होते हैं, उनके ध्यान से समझना। एक ऑडिट, देखो मैंने कहा था कि एसडीएमसी का काम है खर्चे करना, स्कूल में किस प्रकार के खर्चे होंगे उसका निर्धारण करना। तो अब खर्चे होंगे तो उसकी ऑडिट भी होगी, भाई खर्चा कैसे कैसे हुआ उसका हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा। तो ऑडिट और वित्त विभाग का एक व्यक्ति जो संस्था का लेखा कार्मिक होता है, एक लेखा कार्मिक का मतलब जो वित्त को देख रेख करता है, संभालता है, बिल वाउचर बनाता है, उसको बोलते हैं आप साधारण भाषा में। तो स्कूल का जो बाबू होता है, एलडीसी यूडीसी होता है, वो एक एसडीएमसी का सदस्य होता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का एक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो शैक्षिक दृष्टि से अल्पसंख्यक हो और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो। तो उसका व्यक्ति एक, जैसे किसी मुस्लिम को ले लिया तो उसका सदस्य है। जैसे स्टाफ में यदि कोई मुस्लिम टीचर है तो उसको भी लिया जा सकता है, या गांव में कोई मिल जाए तो उसको लिया जा सकता है, कोई नियम नहीं है। तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का एक व्यक्ति। इसके अलावा महिला समूह, गांव में जो महिला समूह है उसका भी एक प्रतिनिधि लिया जाता है। ग्राम शिक्षा विकास समिति, गांव में एक समिति बनी होती है शिक्षा के विकास के लिए। स्कूल के अलावा एक ग्राम शिक्षा विकास समिति होती है, उसके एक सदस्य को इसमें लिया जाता है। यदि ग्राम शिक्षा विकास समिति का गठन नहीं किया गया तो गांव में किसी जो शिक्षाविद हो, मान लो शिक्षाविद का मतलब है जैसे कोई रिटायर्ड टीचर हो, तो उसको एसडीएमसी का सदस्य बनाया जा सकता है। तो यहां वही देखो, ये एक रिटायर्ड व्यक्ति है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एक है महिला जो समूह है उसमें से, एक है अल्पसंख्यक और एक है जो एलडीसी यूडीसी है उसमें से। विज्ञान, मानविकी और कला संस्कृति क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाला ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान, मानविकी, क्राफ्ट, कला, संस्कृति, ये देखो नाम आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन स्ट्रीम देखी जाए तो आप सबको पता है कि भाई 12th तक की जो स्कूलें हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हैं, उसमें 3 संकाय हो सकते हैं, साइंस हो सकती है, आर्ट्स हो सकती है, कॉमर्स हो सकती है। तो देखो विज्ञान, मानविकी मतलब आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो मानविकी से जुड़े हुए, समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट होते हैं। तो मानविकी, कला, संस्कृति, क्राफ्ट की भूमिका पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को
जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि। जिला परियोजना समन्वयक एक अधिकारी होता है, उसके द्वारा एक व्यक्ति जो विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, मानविकी से जुड़ा हुआ हो, क्राफ्ट से जुड़ा हुआ हो, कला से जुड़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को एक का मनोनयन होता है। लेकिन देखा है कि मैंने अमूमन देखा है स्कूलों में कि इस प्रकार की जो प्रतिनिधि जो चुनने की है वो परंपरा वास्तव में बनी हुई है, लेकिन ओरिजिनल चीज देखा जाए तो नहीं होती, लेकिन नियम में है ये सदस्य। तो जब हम बात करें तो एक व्यक्ति होता है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत, तो दो व्यक्ति हो गए मनोनीत, एक है जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी द्वारा और एक है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, दो व्यक्ति मनोनीत। सवाल पूछा जाए आपसे कि एसडीएमसी की कार्यकारिणी में जो सदस्य होते हैं उसमें कितने सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं? एक जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति मनोनीत होता है। विद्यार्थी प्रतिनिधि दो, तो दो हो गए विद्यार्थियों में से, जो स्कूल में से बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें से दो लिया जाता है, दो बच्चों विद्यार्थियों को उसमें शामिल किया जाता है। और विधायक प्रतिनिधि दो, इसमें विधायक द्वारा भी प्रतिनिधि होते हैं, वो दो होते हैं। अब इसमें वास्तव में तो महिला पुरुष दोनों में से एक एक होना चाहिए, लेकिन पुरुष बना लेते हैं, ज्यादातर देखा जाता है पुरुष या महिलाओं में से लिया जाता है। तो अब देखो ये इतने तो सदस्य हो गए। अब एक होता है जो, देखो इसमें सचिव, अध्यक्ष तो प्रिंसिपल होता है, और जो सचिव होता है वो कौन होता है? सचिव यदि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें जो वरिष्ठ लेक्चरर है, व्याख्याता है उसको, या सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें वरिष्ठ अध्यापक जो सबसे सीनियर होता है उसको सदस्य सचिव बनाया जाता है। 12 सदस्यों की पहले हमने बात की, और ये सदस्य कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 8 10 11, 12 सदस्यों के पहले पेज में चर्चा की और 11 सदस्य ये, तो टोटल 12 प्लस 11 कितने हो गए भाई? तो 23 सदस्य जो है वो एसडीएमसी, कुल सदस्यों की संख्या हो गई 23। ये है एसडीएमसी के टोटल कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या। ये अब देखो एक एक आपको वापस आपको याद रखना चाहिए, लेकिन दो चीजें मोटे तौर से देख लेना आप। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रिंसिपल या हेडमास्टर। और इसका जो सदस्य सचिव होता है वो होता है वरिष्ठ लेक्चरर, वरिष्ठतम लेक्चरर या वरिष्ठ अध्यापक। तो ये दो होते हैं, दोनों में से कोई हो सकता है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अलग अलग। तो टोटल सदस्यों की बात की जाए तो एसडीएमसी की कार्यकारिणी में होते हैं 23 मेंबर्स। बात करें अगली कि विद्यालय द्वारा, अब देखो ये 23 सदस्य तो हो गए, लेकिन एक सदस्य और होता है जो कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर उसमें काम करता है, बाकी स्थायी सदस्य नहीं होता, आवश्यकता पड़ने पर। तो देखो विद्यालय द्वारा नॉन रिकरिंग मद जो होता है, देखो दो प्रकार के विद्यालय में खर्चे होते हैं, एक होता है रिकरिंग मद और एक होता है नॉन रिकरिंग मद। दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होता है नॉन रिकरिंग मद, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई? रिकरिंग मद और नॉन रिकरिंग मद का मतलब है कि रिकरिंग का मद का आप सिंपल भाषा में समझो तो रिकरिंग मद का मतलब होता है जहां विद्यालय में वो चीजें, वो खर्चा जो बार बार करना पड़ता है। भाई जैसे स्कूल में चौक खरीदी, अब चौक एक बार तो खरीद के है नहीं कि एक डिब्बा खरीद लिया रख दिया, कागज खरीदने हैं, ब्लैंक कागज खरीदने, तब वो है वो रोज खर्चा चलेगा। प्रिंटिंग मशीन है उसमें स्याही डलवानी है तो रोज को 5-10 दिन में खर्चा बार बार रिपीट होगा। लेकिन मान लो स्कूल में टेबल कुर्सियां लगवानी है तो वो तो रोज खर्चा होना नहीं, वो तो कभी कभी खर्चा होना, एक बार होना है, बड़ा होना है लेकिन कभी कभी होना। तो ऐसा खर्चा नॉन रिकरिंग होता है जो वापस अनावर्ती, इसको बोलते हैं अनावर्ती, इसको आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती का मतलब बार बार होने वाला, और इसको बोलते हैं अनावर्ती, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है खर्चा लेकिन कभी कभी होता है। इस प्रकार के नॉन रिकरिंग जो खर्चा है यदि विद्यालय में किया जा रहा है तो उसके लिए खरीद करने पर एक बीओ तो आजकल होता है, सीबीओ ऑफिस होता है, तो सीबीओ ऑफिस द्वारा एक लेखा अधिकारी या कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। लेकिन इसका काम केवल नॉन रिकरिंग मद के लिए ही है, बाकी रिकरिंग मद पर ये इसका कोई काम नहीं है। तो जो सीबीओ ऑफिस होता है उसके लेखाकार अधिकारी को इसमें सदस्य के रूप में बनाया जाता है और उसी वो ही निविदाएं जारी करता है। जैसे स्कूल में टेबल कुर्सियां बनाने 1 लाख रुपए की टेबल कुर्सी, तो जो टेंडर जारी होगा वो यही जारी करेगा। तो नॉन रिकरिंग मद पर खर्चा करने पर जो ऑडिट का काम है वो लेखाकार करता है सीबीओ ऑफिस का। अब बात करें तो विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति है कि निर्धारित सदस्यों में से कम
एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो एसडीएमसी का भी सदस्य हो और एसएमसी का भी सदस्य हो। भाई जहां देखो एसएमसी है वहां जरूरी नहीं है कि एसडीएमसी हो। जैसे मान लो स्कूल 1 से 8 तक ही चलता हो, कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, तो वहां केवल एसएमसी चलती है। लेकिन मान लो एसडीएमसी है तो या तो स्कूल 10वीं तक है या 12वीं तक है, तो वहां दो संस्थाएं चलती है। जहां एसडीएमसी है वहां एसएमसी पक्का होगी, लेकिन जहां एसएमसी है वहां एसडीएमसी हो जरूरी नहीं है। तो जहां एसडीएमसी का एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो एसएमसी में भी बैठे और जिसका एसडीएमसी का भी सदस्य हो, पहली बात। और दूसरा है कि एसडीएमसी के सदस्यों में से कम 50% महिला सदस्य होनी चाहिए। ये कोशिश की जानी चाहिए कि 50% क्या हो, महिला सदस्य हो। बड़ा मुश्किल है, ये एक शर्त ऐसी है जिसमें 50% बैठता नहीं है कि एमएलए भी 2 पुरुषों को नियुक्त कर दिया, प्रिंसिपल भी पुरुष है, प्रिंसिपल जो वो वरिष्ठ लेक्चरर है वो भी पुरुष है, तो फिर बैठता नहीं है। लेकिन ये रूल्स बना हुआ है कि 50% कम से कम महिला सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई सदस्यों की बात। एक और बात करूं कि इनका जो कार्यकाल है एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का, उसका कार्यकाल होता है 2 साल का। 2 साल के लिए एक बार गठन होता है, 2 साल बाद में इसका पुनर्गठन करना पड़ता है। हो सकता है उसमें से सदस्य कुछ मिस कर। 2 साल के लिए इसलिए है क्योंकि कई बार अभिभावक जो है, अभिभावक और बच्चे चेंज हो जाते हैं। मैं 2 साल पढ़ लिया, कोई 10वीं में बच्चा पढ़ रहा था, एसडीएमसी का सदस्य था, 2 साल बाद में 12वीं पास करके चला गया, तो 2 साल में उसको वापस पुनर्गठित करना या नवीन निर्वाचन करवाना आवश्यक है एसडीएमसी। तो एसडीएमसी का कार्यकाल पूछा जाए तो कितने साल का होगा? 2 साल का। अब मैं बात करूं कि जो एसडीएमसी की साधारण सभा है, एसडीएमसी के जो सत्र का प्रारंभ होता है, आप सबको पता है कि विद्यालय में सत्र का प्रारंभ होता है जुलाई में, जून तक छुट्टियां होती है और जुलाई में सत्र प्रारंभ। डेटें अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सत्रों में गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, कभी 20 तारीख को स्टार्ट कर दिया जून में ही, कभी 21 को किया, वो अलग बात है। लेकिन जब भी सत्र प्रारंभ होता है तो एक साधारण सभा की बैठक होती है। साधारण सभा की जो बैठक, साधारण सभा में देखो सारे टीचर सदस्य होते हैं, सारे बच्चों के अभिभावक सदस्य होते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति सदस्य होते हैं, उस क्षेत्र के निर्वाचित व्यक्ति सदस्य होते हैं। तो उसकी बैठक होती है जुलाई के प्रथम सप्ताह। मान लो आप याद रखना है कि जुलाई में 1 तारीख से स्टार्ट होती है स्कूलें, तो उसके पहले सप्ताह में ही जो एसडीएमसी है उसकी बैठक होती है पहले सप्ताह में। कभी सोमवार को हो सकती है, मंगलवार को हो सकती है, कभी भी होती है, आयोजित की जाए। और उक्त बैठक में साधारणतः सर्वसम्मति से सदस्यों का मन, जो कार्यकारिणी समिति होती है उसका कोशिश की जाती है कि जो साधारण सभा में कोशिश करे कि एसडीएमसी जो कार्यकारी समिति होती है उसके सदस्यों का मनोनयन सर्वसम्मति से हो जाए। लेकिन सर्वसम्मति से नहीं हो तो वहां क्या होता है, बहुमत की राय के आधार पर एसडीएमसी की कार्यकारी समिति के सदस्यों का चयन होता है। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जाए जो कि स्थानीय समुदाय में से होना चाहिए। देखो जब भी एसडीएमसी की बैठक होती है तो प्रत्येक बैठक में एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो सभा अध्यक्ष जो होता है वो कौन होगा, उन्हीं अभिभावकों में से, उस ग्राम के क्षेत्र में से। ये नहीं कि किसी टीचर को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को सभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। एसडीएमसी गठन के उपरांत एक बोर्ड पर सभी की विद्यालय में डिटेल लिखाई जाती है। भाई ये इसका सदस्य है, ये इसका सदस्य है, ये इसका सदस्य है, उसके ये नंबर है, ये पूरी डिटेल है, वो स्कूल के एक फ्लैश बोर्ड पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें नाम होता है, पता होता है, दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ होता है उस कार्यकारी समिति के सदस्यों का। 23 सदस्यों की डिटेल होती है। अब भाई हो तो गया, एसडीएमसी का गठन हो गया, एसडीएमसी के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति हो गई, कौन कौन से सदस्य बने। अब इसके काम क्या है, तो देखो कार्यों और दायित्वों की मैं चर्चा करूं तो एसडीएमसी के काम कौन कौन से, सीधा सा काम है, 2-3 काम मोटे मोटे देखे तो एसडीएमसी का काम यह है कि स्कूल की उन्नति करना। अब स्कूल की उन्नति कब होगी, जब बच्चों की उन्नति होगी या फिर बिल्डिंग। देखो स्कूल बनती कैसे, स्कूल न तो बिल्डिंग से बनती है स्कूल, न केवल बच्चों से बनती। जब बच्चे और बिल्डिंग दोनों मिले तब एक स्कूल बनती है। तो एसडीएमसी का कार्य है या दायित्व देखिए तो पहला काम है विद्यालय का विकास करना। पहला काम देखो विद्यालय का विकास करना। विद्यालय का विकास कैसे होगा, विद्यालय के विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई को पूर्व तैयार की जाती है। हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जब भी सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें एक विद्यालय के विकास की योजना बनती है कि हम अगले साल में ये काम करने वाले हैं, अगले साल ये एक मकान बनाया जाएगा, इतने टेबल कुर्सियां खरीदी जाएगी, ये हमारा विकास का लक्ष्य होगा। इसी को बोलते हैं विद्यालय विकास योजना। और ये कब बनती है, 31 जुलाई से पहले बन जाती है।
शुरुआत में स्टार्ट हुआ जुलाई में, तो इस महीने के लास्ट तक विद्यालय की विकास की योजना बनती है। और विकास योजना का मतलब है टारगेट फिक्स होते हैं कि हमें ये इस साल काम करने। ठीक है, दूसरा काम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो रमशा बोलते हैं, रमशा, इसको बोलते हैं रमशा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य। रमशा अलग अलग ग्रांट देता है और साथ में टारगेट देता है कि ये करना है। तो क्या क्या करना है, देखो, विद्यालय में नामांकन दर आदर्श संख्या तक लाना पहला काम है, कि विद्यालय का जो नामांकन है वो बढ़ाए। अब नामांकन टीचर तो बढ़ा नहीं सकते, वो एसडीएमसी के सदस्यों के सहयोग से नामांकन बढ़ेगा। और हर साल टारगेट दिया जाता है 10% आपका नामांकन बढ़े। मान लो 500 लड़के हैं तो अगले साल का टारगेट होता है कि 550। लेकिन आदर्श संख्या वो होती है जो स्कूल में उतनी जितनी बिल्डिंग बनी हुई है, जितना स्टाफ उपलब्ध है, कम से कम उसके अनुसार बच्चे रहे। और इस नामांकन वृद्धि का काम भी किसका है, एसडीएमसी का, क्योंकि ये विद्यालय के विकास से जुड़ी हुई है। दूसरी बात हम करें तो माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट है 2.5% की। रमसा का टारगेट है कि ड्रॉप आउट बच्चे वो होते हैं जो स्कूल में पढ़ने को आते हैं लेकिन बीच में स्कूल को छोड़ जाते हैं। तो ये कोशिश करनी है कि ड्रॉप आउट जो प्रतिशत है वो 2.5% से नीचे ही रहे। 2.5% से नीचे ड्रॉप आउट का लड़ना ये एसडीएमसी के विद्यालय विकास में अहम योगदान है, दायित्व है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास होता है शारीरिक, मानसिक, सब पूरी तरह फिजिकली देखा जाए तो बौद्धिकी विकास करना, मानवीय और सांस्कृतिक और सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना, जिससे विद्यालय के शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास के लिए सुनिश्चित किया जाए। इसका करने का मतलब है एसडीएमसी का दायित्व है कि विद्यालय में ऐसा एनवायरनमेंट बने कि बच्चों का जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स जो है, उनका सर्वांगीण विकास हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे सह शैक्षिक हो, चाहे मानवीय हो, सांस्कृतिक हो। इस प्रकार का विद्यालय में निर्माण करे। खेल भी वहां हो, नाच गाने के लिए भी सुविधाएं हो, बच्चों के लिए टेबल कुर्सियां भी हो, अच्छी एजुकेशन का माहौल मिले। इसके लिए भी एसडीएमसी का दायित्व है कि वो विद्यालय के विकास में योगदान दे। अब देखो, जुलाई कंप्लीट हो गई, 31 जुलाई से पहले विद्यालय विकास योजना बन गई। अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय की, यह अगस्त माह नहीं लिखा, सालादर्पण में आवश्यक रूप से अपलोड करके उसकी एक प्रति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाना। जो 31 जुलाई से पहले जो विद्यालय विकास योजना बनी है, 31 जुलाई को मान लो बनी है, तो अगस्त में पहले सप्ताह में ही उसको सालादर्पण पे, एक सालादर्पण पोर्टल होता है विद्यालयों का, उसमें डालना होता है कि हमारे टारगेट ये है और हम काम कैसे करेंगे उस विद्यालय विकास योजना को प्राप्त करने के लिए। तो उसको सालादर्पण पे डलवाया जाता है। और साथ ही विद्यालय के एक फ्लैश बोर्ड पे भी टारगेट लिखा होता है कि इस साल में ये अचीवमेंट करने हैं और ये कैसे होगा और कब तक इनको पूरा प्राप्त किया जाएगा। तो उसकी प्रत्येक 3 माह में जो विद्यालय की विकास योजना है, अब प्रत्येक 3 माह में, जितना भाई 12 महीने का सोच लिया, 12 महीने का सोच के, ये नहीं है कि 12 महीने बाद में पूछा जाए कि कितना काम हुआ। प्रत्येक 3 माह बाद में समीक्षा की जाएगी कि भाई हमने मकान के लिए सोचा था, हमने टेबल कुर्सियों के लिए सोचा था, तो वो टेबल कुर्सियां आई कि नहीं आई। 3 महीने बाद में, प्रत्येक 3 माह में विद्यालय विकास योजना की प्रगति सालादर्पण पर अपलोड करवाकर विद्यालय नोटिस बोर्ड पर, सालादर्पण पर डाला जाएगा कि भाई 100 कुर्सियां खरीदनी थी, हमने 25 तो खरीद ली है और 75 अब हम खरीदेंगे। तो इस प्रकार की वो सालादर्पण पर भी अपलोड करनी पड़ेगी और विद्यालय के प्लेस बोर्ड पे भी बताना पड़ेगा कि 30% तो हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, 70% कोशिश करेंगे प्रत्येक 3 महीने बाद में। अब देखो, पहला काम विद्यालय विकास के लिए एसडीएमसी काम करती है, दूसरा है वित्तीय प्रबंधन। अब विद्यालय विकास के लिए टेबल कुर्सियां तो खरीद ली, लेकिन टेबल कुर्सियां खरीदोगे कैसे भाई? तो उसके लिए क्या चाहिए? बजट चाहिए। अब बजट एसडीएमसी लाके नहीं देगी। बजट के 3 स्रोत होते हैं स्कूल में, मैं कह रहा था। पहला है स्कूल जो सरकार होती है उसके द्वारा प्राप्त ग्रांट, जो रमशा होता है। रमशा की जगह आजकल समशा हो गया है, उसके लिए अलग से वीडियो देखना। तो रमशा या समशा के द्वारा जो ग्रांट मिलता है वो, प्लस विद्यार्थियों से या स्टूडेंट से जो फीस ली जाती है वो, प्लस कोई मान लो डोनेशन विद्यालय को मिल रहा है वो, इन 3 जरियों से विद्यालय का जो वित्त होता है, अब वो वित्त का प्रबंधन कौन करेगी? एसडीएमसी। कैसे करेगी? समिति द्वारा प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा। जितना भी रमशा के या समशा के द्वारा या जो प्राप्त होता है बजट, उसको संधारित करना, मेंटेन करना जो है वो किसका काम है? एसडीएमसी का।
वैसे करते बाबू है, लेकिन बाबू भी तो एसडीएमसी के सदस्य होते हैं विद्यालय में, तो उनका काम है। दूसरा, समिति अपने कोष का उपयोग रिकरिंग और नॉन रिकरिंग मदों पर कर सकती है, और एसडीएमसी ये निर्धारित करती है कि कितना बजट रिकरिंग मद पर करना है और कितना नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का पता आपको चल गया होगा, नॉन रिकरिंग मद कौन सा है मैंने अभी बताया था। तो कितना खर्चा इस पे करना है और कितना इस पे करना है, ये निर्धारित कौन करेगी? एसडीएमसी। समिति केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय करेगी। तीसरा नियम यह है कि खर्चा करेगी एसडीएमसी, लेकिन एसडीएमसी भी यूं नहीं है कि भाई मनमर्जी से करे। जो सरकार के मैनुअल होते, नियमावली होती है भाई, सरकार के बड़े स्ट्रिक्ट नियम होते हैं कि आप, सरकार आपको 10 रुपए भी दे रही है तो उसके साथ नियम है कि 10 रुपए में भाई साहब 2 रुपए तो इस प्रकार खर्च करने, 2 रुपए ऐसे खर्च करोगे, 2 रुपए ऐसे खर्च करोगे। तो जो वित्तीय मैनुअल होता है उसके अनुसार सारा खर्चा किया जाएगा। बैंक खाते से लेन देन में एक तो होता है समिति का अध्यक्ष और एक होता है सदस्य सचिव। देखो दोनों मैंने बताया था, समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रिंसिपल या हेडमास्टर, और जो सदस्य सचिव होता है वो वरिष्ठ अध्यापक जो सीनियर होता है या वरिष्ठ लेक्चरर होता है। तो उनके दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर चेक पर करने पड़ेंगे। जैसे मान लो विद्यालय विकास कोष में लाख रुपए पड़े, अब 50,000 रुपए निकालने हैं, तो ये दोनों जब सिग्नेचर करेंगे, दोनों के हस्ताक्षर किए जाएंगे, तभी बैंक से पैसे निकाले जा सकते। ऐसे नहीं कि प्रिंसिपल साहब अकेले ने हस्ताक्षर कर दिए, एक पैसा नहीं निकाल सकते, दोनों के हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। वित्तीय प्रबंधन इस प्रकार होता है। समिति की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से वित्तीय लेखाओं का अनुमोदन करवाया जाता है, और प्रत्येक बैठक जो एसडीएमसी की होती है उसमें एक एक खर्चे का अनुमोदन करवाया जाता है। पहले तो पूर्व अनुमति चाहिए एसडीएमसी की, भाई हम ये खरीदना चाहते, और फिर खरीदने के बाद में कि ये खरीद लिया तो उसका अनुमोदन भी कौन करेगी? एसडीएमसी करेगी। तो समझ में आ रहा है कुछ एसडीएमसी का, एसडीएमसी की किस प्रकार कार्य प्रणाली? सरल सी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एसडीएमसी की सलाह से ही विद्यालय की वार्षिक सहायता राशि, विद्यार्थी कोष और विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा। जितने भी विद्यालय की इनकम होती है वो सारे के सारे एसडीएमसी की परमिशन से ही खर्च किए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो वित्तीय कार्य हो गए। अब बैठकों की बात कर ले भाई, एसडीएमसी की बैठकों का क्या है? एक सवाल आया था पिछली बार स्कूल लेक्चरर भर्ती में, उसी का इसमें जिक्र आएगा। एसडीएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है उसकी बैठक प्रत्येक अमावस्या, यहां से सवाल निकल कर आया था कि एसडीएमसी की बैठक कब होती है? तो एसडीएमसी की बैठक होती है अमावस्या को। अमावस्या को क्यों होती है? इसका कारण भी है कि जब भी, अब आज मैं स्कूल में बात करता हूं, क्लास में बात करता हूं, तो ज्यादातर मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो आप देखोगे 11वीं क्लास में मैं पूछ रहा था, 10 बच्चे, 45 बच्चों में से 10 बच्चों के पिताजी या तो कारीगर है या मजदूर है। ठीक है। और आपने गांव में देखा होगा कि लगभग कारीगर और मजदूर पूरे महीने में एक छुट्टी लेते, संडे वनडे की कोई छुट्टी नहीं होती, एक छुट्टी जरूर होती है उनकी, वो होती है अमावस्या की। तो अमावस्या के दिन जो एसडीएमसी की बैठक होती है उसको रखा जाता है। तो याद रख लेना, अमावस्या आया हुआ सवाल है। और साथ ही बैठक में न्यूनतम कोरम 50% होता है कि आप सबको पता है एसडीएमसी के सदस्य की संख्या 23 होती है। तो जब भी बैठक करनी है तो कम से कम 50% सदस्य अर्थात 12 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य। यदि 12 सदस्य उपस्थित नहीं है तो बैठक नहीं मानी जाएगी। कोरम है, न्यूनतम कोरम जो होता है, न्यूनतम संख्या जिसको बोलते हैं कोरम, तो वो कितना है? 12 सदस्य। बैठक की दूसरी बात करें तो समिति की कार्यकारिणी की बैठक है तो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व लिखित में एवं एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। उन सदस्यों को बैठक जब रखी जाएगी तो 2 सप्ताह पहले उनको लिखित में या मोबाइल कॉल करके या एसएमएस द्वारा सूचना उनको दी जाएगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। समिति के सभी गतिविधियों की प्रगति सूचना प्रत्येक 3 माह में सालादर्पण पर अद्यतन की जाएगी, और समिति की जितनी भी बैठकें होगी उसकी प्रत्येक 3 माह में सालादर्पण पर अपडेट किया जाएगा कि समिति की बैठक में ये निर्णय हुआ, इस विद्यालय में ये हो रहा है। तो ये तो ही बैठकों की बात है। अब बात करते हैं कि जो एसडीएमसी जो है उसकी 2 समितियां काम करती है। 2 समितियां महत्वपूर्ण होती है अलग अलग कामों के लिए। उप समितियां होती हैं। एक उप समिति का नाम है विद्यालय भवन उप समिति, जिसको बोलते हैं एसबीसी, स्कूल बिल्डिंग कमेटी। याद रख लेना, स्कूल बिल्डिंग कमेटी होती है। अब नाम से पता चला भाई बिल्डिंग कमेटी का काम क्या है? स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी देखरेख करना, उसकी मरम्मत करवाना और उसका विकास करना। तो जो
एसबीसी है उसकी संरचना, उसकी एक अलग सब कमेटी होती है, जो कार्यकारिणी समिति होती है उसके अलावा एक कमेटी होती है, छोटी कमेटी। तो उसकी संरचना कैसे होती है, सदस्य कौन कौन से होते हैं? इसमें जो अध्यक्ष होता है वही जो एसडीएमसी का होता है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर। दूसरा जो सदस्य होता है पंचायत स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि एक, मान लो सरपंच मान लो या चेयरमैन मान लो या पार्षद मान लो, तो एक सदस्य वो होगा। अभिभावक में से एक लिया जाएगा। निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ अनुभवी तकनीकी व्यक्ति, जो जैन रमसा या एसएसए का कोई जैन हो या एन हो, वो एक सदस्य होगा, क्योंकि भवन बनाना था वो जैन तो चाहिए कि भवन बनाएगा कैसे, आम आदमी को थोड़ी पता है उसके इंजीनियरिंग का। तो एक सदस्य ये, एक अभिभावक, एक सरपंच मान लो और एक प्रिंसिपल मान लो। एक देखो अब मकान बनाओगे तो खर्चा होगा तो ऑडिट भी होगी, ऑडिट रखने के लिए लेखा अधिकारी होगा, संस्था का लेखा कार्मिक जब बाबू मान लो एक, और प्रधानाचार्य द्वारा जो सचिव होगा, इसमें भी पैसे निकालने हैं तो सचिव वही होगा जो एसडीएमसी का होगा, मुख्य शिक्षक या हेड। तो टोटल सदस्य देखी जाए तो टोटल सदस्य जो एसबीसी के सदस्य होते हैं वो होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6 सदस्य एसबीसी के होते हैं। अब भवन उप समिति का काम क्या है? भवन निर्माण करना, भवनों की रिपेयरिंग करवाना, भवन रिपेयरिंग के लिए योजना बनाना, विद्यालय भवन का प्रबंधन करना, विद्यालय भवन का संचालन करना, मॉनिटरिंग करना, पर्यवेक्षण करना, रिपोर्टिंग करना। कहने का मतलब है सीधा सीधा है भाई कि इसको भवन निर्माण से जुड़ा हुआ जो काम है वो एसबीसी करती है। 6 सदस्य होते हैं। एक और उप समिति होती है जिसको बोलते हैं शैक्षिक उप समिति, जिसको बोलते हैं स्कूल एकेडमिक कमेटी या एसएसी, स्कूल एकेडमिक कमेटी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है देखो, एक तो भवन समिति है जो भवन को देखरेख करती है, एक बच्चों की शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के लिए जो समिति काम करती है, उप समिति काम करती है, वो शैक्षिक उप समिति होती है। इसके सदस्य कौन से होते हैं? वही अध्यक्ष होता है प्रिंसिपल, अभिभावक में से एक, निम्न में से किसी एक का सदस्य। देखो इसमें क्या होता है, विज्ञान, गणित, मानविकी, कला, संस्कृति, क्राफ्ट, खेलकूद, भाषा विशेषज्ञ 4 लिए जाएंगे। तो 4 सदस्य ये, एक अभिभावक, एक अध्यक्ष, और प्रधानाचार्य द्वारा जो सचिव होता है वो मनोनीत एक विद्यार्थी और एक हेड टीचर। तो कितने सदस्य होंगे? देखो वापस देखना, 1 2 2 4 6, 1 7 और 1 8। तो इसमें कम से कम 8 सदस्य होते हैं, ज्यादा कम किए जा सकते हैं, मिनिमम 8 सदस्य होते हैं। उसमें 6 होते हैं और इसमें 8 सदस्य होते हैं। शैक्षिक उप समिति। अब शैक्षिक उप समिति का काम क्या है? शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना, रिपोर्ट देना, आगामी योजनाएं बनाना, शैक्षिक गतिविधि योजना निर्माण करना, विश्लेषण करना। इतनी भाषा, कलिष्ठ भाषा की आवश्यकता नहीं है, सीधा जो शिक्षा में सुधार, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार, ये शैक्षिक उप समिति के कार्य है। तो 2 उप समितियों के बारे में पढ़ा, एसडीएमसी का संगठन पढ़ा, एसडीएमसी के कार्य पढ़ा, और मैं पक्का कह सकता हूं कि इससे बाहर कोई सवाल एसडीएमसी से संबंधित नहीं पूछे जाते। यदि एसएमसी के बारे में आपको पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तो एसएमसी के बारे में उसमें पढ़ सकते हो। और साथ ही कमेंट करके मुझे बताना कि इसके अलावा आपके एसडीएमसी से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। एक नए वीडियो जो आपके लिए काम का होगा उसको लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।